बेसिक फॉर्मूला करा देता, बेसिक फॉर्मेट क्या होता है वो देख लो पहले। सबसे पहले दो फॉर्मेट हम लोग देखते हैं इनकम एक्सपेंसेस का। हम लोग यहाँ पे पहले इनकम रेवेन्यू स्टेटमेंट देखते हैं ताकि समझ में आएगा क्या कैसे फॉर्मूलाज वगैरह बनता है, और एक जगह हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। रेवेन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स को लिखने का काम करते हैं। जैसे सेल्स है तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करोगे, माइनस, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब तकलीफ क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है पहले वो बता दो। सेल्स तो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस एनी एक्सपेंसेस रिलेट विथ परचेस। जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया है ना, पैसा माल लाने के बाद टाइम पे हम लोग जो ट्रक का पैसा देते हैं उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के टाइम पर हम लोग को सबसे पहले सीओजीएस निकालना होता है। तो दो मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसा आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, ठीक है, और इंपोर्ट ड्यूटी दिया है। ये सारे एक्सपेंसेस हमको दिए गए और बोलेगा फाइंड द सीओजीएस। तो हमको क्या करना है, सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो जो आइटम आते हैं वो प्लस करना, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो जो आइटम आते हैं उसको माइनस करने का। जैसे हम लोगों ने देखा है परचेस माइनस परचेस रिटर्न पहले से ही करते हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। डेबिट साइड का आइटम है ना, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो उसको माइनस कर देने का, और कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा तो उसको ऐड करने का। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड। एक्सपेंसेस में क्या आ गया, कैरेज इनवर्ड आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी आ गया, और लाने के लिए हम लोगों ने समझ लो क्या फ्राइट का चार्जेस जाएगा, फ्राइट एक्सपेंसेस होगा, फ्राइट चार्जेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस सीओजीएस में क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स ऐड करने का सीओजीएस का टोटल मिलेगा। अब सेल्स में से अगर आप सीओजीएस माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट करने के बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकेला नहीं होता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकेला नहीं होता। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ऑफिस का भी खर्चा आता है जिसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसके अंदर हमारा सेलिंग का भी खर्चा आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आता है। इसके अंदर हमारा फाइनेंशियल का भी एक्सपेंस आता है, तो फाइनेंस एक्सपेंस भी आता है। तो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर तीन आइटम आएगा, ऑफिस का भी आएगा, सेलिंग का भी आएगा और फाइनेंस का भी आएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बोला तो एडमिन का लिखो, सेलिंग का बोला तो सेलिंग का लिखो, फाइनेंस का बोला तो फाइनेंस का लिखोगे। ये सब करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस। अब इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, माइनस। अच्छा मैं इंटरेस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं लिखूंगा। फाइनेंस में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोग रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में इंटरेस्ट एक अलग से वैल्यू रखता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स बेटा आप माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो हम लोगों को अच्छे से पता है। ये फॉर्मेट हम लोग पहले भी करते थे। उसके बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो उसको माइनस कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये फॉर्मेट हमारा क्या होता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट का होता है, जिसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ये जो पार्ट मिला है उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये पार्ट हम लोग को क्या रहता है, कॉमन रहता है। अगर बैलेंस शीट की तरफ आएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर दो तरीके के आइटम्स होते हैं। एक होता है सोर्सेज ऑफ फंड, और दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये फॉर्मेट इसलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश है क्योंकि TYBCom में आपने ये पूरा फॉर्मेट देखा हुआ है, तो खाली बेसिक इसलिए बता क्योंकि ये सारी चीजें फॉर्मूलाज में हम लोगों को वैल्यू करनी है। सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर दो चीजें, एक होता है ओन फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। तो ए में आ जाएगा ओन फंड जिसको हम लोग नेट वर्थ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड, जिसको हम लोग प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, काम एक ही है।
अब ओन फंड मतलब खुद का पैसा, खुद का पैसा यानी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पहला शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो अभी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, दोनों तरीके के शेयर कैपिटल आएंगे। सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो आपको पता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आइटम्स हमारे रिजर्व से रिलेटेड है वो माइनस करना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब होता है फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट। अब फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऐसे आइटम्स जो हम लोग ने हैवी किया, जैसे बिजनेस चालू करने के टाइम पे हम लोग ने हैवी एडवर्टाइजमेंट किया, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हो गया, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस होगा, तो ये सारे आइटम्स आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये सारे आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा ओन फंड। क्या बोलेंगे, इसको ओन फंड बोलेंगे, ठीक है। अब ओन के बाद आता है बेटा बोरोड फंड। बोरोड मतलब दूसरों से जो पैसा लेते हैं हम लोग, वो बात कर रहे हैं, जिसको हम लोन फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन फंड। अब ये दो तरीके का होता है, या तो हमने अपने लोन लेने के लिए सिक्योरिटी रखी होगी, है ना, गिरवी रखा होगा कुछ, या तो हमने गिरवी नहीं रखा होगा। अगर मैं मेरे दोस्त से लोन लेता हूं तो उसके पास मेरे कागजात गिरवी रखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो वो अनसिक्योर्ड लोन में आ गया। लेकिन अगर यही चीज मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक बोलेगा पैसा चाहिए, बोला हाँ चाहिए, लोन चाहिए, मैं बोला हाँ चाहिए, तो आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, क्या हो गया, सिक्योर्ड। मैं मुथूट फाइनेंस के पास जाता हूं, मैं बोला मुझे पैसा चाहिए, वो क्या बोलेगा, आपको सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखना पड़ेगा, दागिने रखने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने गोल्ड की जो भी ऑर्नामेंट्स है उसको जाके देना पड़ेगा, तब वो मुझे पैसा देगा, तो वो सिक्योर्ड हो गया। लेकिन अगर वही पैसा 50-60 हजार रुपए मैं अगर किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लेता हूं तो उसको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अगर गिरवी नहीं रखना है तो अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन उसने भी बोला कि मुझे कुछ गिरवी दे, गिरवी के तौर पे तुझे कुछ रखना पड़ेगा, तो वो सिक्योर्ड में चला जाएगा, यानी सिक्योरिटी रखते हैं या तो नहीं रखते हैं। तो ये दोनों तरीके के आइटम्स को लिखने के बाद क्या करना है, आपको ऐड करना, जिसको बोलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 आइटम्स आते हैं। पहला आता है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखता है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकता, टच नहीं कर सकते, जैसे लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, मोटर कार, मोटर वैन, ये सब क्या है, टेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या हो गया, इनटेंजिबल। उसके ये दोनों को ऐड करके फाइनल बाहर को लिखोगे। सेकेंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट। सेकंड आपका आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और तीसरा आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के अंदर 2 तरीके के एसेट होते हैं, क्विक और नॉन क्विक। क्विक और नॉन क्विक। क्विक मतलब जो 1 साल के अंदर पैसा कन्वर्ट करके देता है उसको क्विक एसेट बोलेंगे, जो 1 साल के बाद पैसा कन्वर्ट करके देगा उसको नॉन क्विक। तो फिलहाल एसेट में 2 ही आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 2। एक होता है स्टॉक और एक होता है एडवांस। अब एडवांस को प्रीपेड बोलते हैं, ये तो मालूम ही है, एडवांस को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। तो नॉन क्विक के अंदर 2 आइटम्स आ जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा और एडवांस आ जाएगा। तो यही 2 आइटम्स को आप लिखोगे तो करंट एसेट मिलेगा। ये अलग आइटम हो गया, ये अलग आइटम हो गया, ठीक है। अब करंट एसेट का टोटल कैसा, क्विक एसेट और नॉन क्विक एसेट दोनों को ऐड करके बाहर लिखा। करंट लायबिलिटी में जाओ तो क्विक लायबिलिटी और नॉन क्विक लायबिलिटी। तो नॉन क्विक में सिर्फ क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, तो क्विक लायबिलिटी में क्या बचा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जितने भी आइटम्स आपके बचे क्विक लायबिलिटी में आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सब प्लस माइनस करके बाहर। अब करंट एसेट का टोटल में से करंट लायबिलिटी का टोटल बेटा माइनस करने का, क्या करने का, माइनस। तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। आप क्या करो, फिक्स एसेट का टोटल, इन्वेस्टमेंट का टोटल और वर्किंग कैपिटल का टोटल ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिलेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल, हाँ ना। वापस बोल रहा हूं कि सबसे पहले ध्यान क्या देने का, कि फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट किस तरीके से हमारा जाने वाला है वो हमको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार हम लोग ने फॉर्मेट कर लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशियोज के सम करने वाले, यानी रेशियो के फॉर्मूलाज वगैरह देखने वाले। वापस बोल रहा हूं, बेसिक फॉर्मूलाज करने से पहले रिवेन्यू स्टेटमेंट कुछ हद तक आपको रहना चाहिए, थोड़ा भी आइडिया रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले सेल्स
माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस करने पर आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने आइटम्स हो गए? टोटल 3 आइटम्स। कौन कौन सा? ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट माइनस करो तो इंटरेस्ट हम किस पर देते बेटा? इंटरेस्ट हम लोन पर देते हैं, इंटरेस्ट हम बोरोड पर देते हैं ना, तो वो चीज आपको माइनस करना है। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दो तो बचेगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। बैलेंस शीट के इस पर आ जाओ तो पहला आता है सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस में मतलब पैसा कहां से आएगा? तो पैसा दो जगह से आता है, एक आता है खुद का पैसा ओन फंड, दूसरा आता है बोरोड फंड जिसको हम ओड बोलते हैं। ओड ये अलग अलग नाम इसलिए पता है ताकि कहीं ना कहीं अगर आ गया तो याद रहना चाहिए। उसके बाद ओन फंड, नेटवर्क, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो ओन फंड के अंदर 3 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता है जितने भी तरीके के रिजर्व रहेंगे वो सारी लिखो, माइनस मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब आपको जितने भी फिक्टिशियस एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, वो सारे आइटम्स आपको यहाँ पर माइनस करना है। फिर बोरोड फंड में, बोरोड फंड के अंदर 2 आइटम, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मतलब मैंने लोन लिया, लोन लेते समय मैंने कोई सिक्योरिटी रखा तो सिक्योर्ड, नहीं रखा तो अनसिक्योर्ड। ये सब प्लस माइनस करके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 आइटम्स, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, शॉर्ट टर्म आएगा तो करंट असेट में चला जाएगा वो। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट के अंदर क्या आता है? क्विक और नॉन क्विक। क्विक में बहुत सारे आइटम्स है लेकिन नॉन क्विक में सिर्फ 2 आइटम्स है। कौन से? स्टॉक और एडवांस। तो ऐसा बोल सकता है कि स्टॉक एंड एडवांसेस आर डैश असेट, तो कौन सा असेट रहेगा? नॉन क्विक असेट। अगर ऑप्शन में नॉन क्विक है तो नॉन क्विक असेट रहेगा, अगर ऑप्शन में सिर्फ करंट असेट दिया है तो करंट असेट लिखो, सिंपल। अगर करंट लायबिलिटी में क्विक और नॉन क्विक तो नॉन क्विक में क्या आ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्लियर? नॉन क्विक लायबिलिटी अगर ऑप्शन में दिया तो आप मार्क करो, नहीं दिया तो सिर्फ करंट लायबिलिटी पे मार्क करके आने का, ठीक है। इसके बाद हमको प्लस माइनस करने के बाद क्या मिलेगा आपको? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला बेसिक फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं हम लोग। रेशियो एनालिसिस करने में ये जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग प्रॉफिट रेशियो भी बोलते हैं। अब आपको जितना प्रॉफिट दिख रहा है ना वो सारे प्रॉफिट्स रेशियो निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रेशियो बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो बोला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो बोला। 4 तरीके के प्रॉफिट दिख रहे हैं ना, तो चारों तरीके के प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला नेट प्रॉफिट, कौन सा रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है। तो नेट प्रॉफिट 2 तरीके का होता है, बिफोर टैक्स भी होता है और आफ्टर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, नेट सेल दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट के लिए बेटा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सर ये नेट सेल्स मतलब ये है ना, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आता सेल्स कौन सा लेने का, तो नेट सेल्स। जब मैं नेट सेल्स बोल रहा था, नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स का मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूं। पहला सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करने का? माइनस करने का। अच्छा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा बेटा? नेट सेल्स होगा। क्या हो गया? नेट सेल्स। अगर अनरिकॉर्डेड सेल वगैरह बोला तो उसको भी प्लस माइनस कर देने का। नेट सेल्स मतलब ये सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद के अमाउंट को क्या बोलते हैं? नेट सेल्स बोलते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रेशियो है। अभी नेट प्रॉफिट में बिफोर भी आता है और आफ्टर भी आता है, दोनों याद रखना, बिफोर भी आता है और आफ्टर। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है तो बिफोर और आफ्टर दोनों देखने का, बिफोर और आफ्टर दोनों देखने का। क्लियर? वापस बोल रहा हूं, पहला 2 रेशियो कौन सा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया
और दूसरा हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इसके बाद आता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है? ऑपरेटिंग। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपको मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अपने जब हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं ना, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस के चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए इसको मैंने डायरेक्टली एनपीबीआईटी ले लिया। अदरवाइज ये कौन सा प्रॉफिट होता था? ऑपरेटिंग एक प्रॉफिट। या तो ऐसा याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो, क्या बोला मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपने माइनस किया तो क्या मिलेगा आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब यही चीजों का आपको रेशियो निकालने बोला तो नेट सेल्स कर देना इनटू 100। सिंपल। वापस बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। रेशियो बोला तो अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 डाल देने का, अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 डाल देने का। समझा? उसके बाद बोलेगा सीओजीएस रेशियो। कौन सा रेशियो? सीओजीएस। नाम क्या है? सीओजीएस। तो क्या लिखने का? सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सिंपल। उसके बाद अगर क्वेश्चन में बोला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तो क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो बोला तो क्या करोगे? एडमिन एक्सपेंस ऊपर लिखने का बेटा, अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सिंपल। अगर सेलिंग रेशियो बोला, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो बोला तो सेलिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो बोला तो फाइनेंस एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो कोई भी एक्सपेंसेस बोलेगा तो वो ऊपर आएगा अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और एक इंपॉर्टेंट है, पूरा टर्निंग पॉइंट, ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऊपर मैंने क्या बताया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में क्या फर्क है, पहले ये समझ लो। समझा? ये दोनों सेम नेचर का, सुनाई तो देता है, सेम नेचर है, कंफ्यूजन यही होता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोला तो बेटा करने का क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऊपर लिखा, नेट सेल्स को नीचे लिखा इंटू 100। सिंपल। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन आता है, मतलब ऑफिस और एडमिन का खर्चा आ गया, सेलिंग का खर्चा आ गया और फाइनेंस का। ये तीनों एक्सपेंस मिलके क्या बनता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग रेशियो ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। दोनों में फर्क समझा? सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोला है तो सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों लेने का। ऑपरेटिंग मध्य बताया मैंने, सीओजीएस, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 का तो ऑपरेटिंग रेशियो मिला, ऑपरेटिंग। लेकिन क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला तो ये हो गया ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तीन अलग अलग है। और यहां पर ही कंफ्यूजन, और जहां स्टूडेंट का कंफ्यूजन वहां पर क्या आता है? मुंबई यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं रेशियो के लिए। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ऑपरेटिंग दोनों में है, दोनों में ही एक्सपेंसेस आता है। बस ऑपरेटिंग बोला तो सीओजीएस को ऐड करके लेना है, और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 करके लेना है। क्लियर? वापस अभी तक जो भी हम कर रहे हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट के हिसाब से ही कर रहे हैं हम लोग, बाहर अभी कुछ भी गए नहीं है। ठीक है, देखो नेट सेल्स बोला है तो यानी इसके अंदर ही आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इसमें आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इसमें आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इसका पार्ट है, ऑफिस भी इसका पार्ट है, एक्सपेंस भी इसका पार्ट है, सेलिंग भी इसका पार्ट है, फाइनेंस भी इसका। तो अभी तक हम लोग वहां पर सफल ही नहीं हुआ है। क्लियर? पहला ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइडॉल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये चैप्टर जहां जहां मिलता है वहां वहां पर ये रेशियो कभी ना कभी बार बार पूछा ही जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? स्टॉक हमारे पास है, वो हर साल कितनी बार रोटेट होता है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में सीओजीएस लेने का डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और ये जो आंसर आता है बेटा वो टाइम्स में आता है। किस में आता है?
टाइम्स। अब COGS मतलब बताया मैंने ऊपर। एवरेज स्टॉक मतलब क्या? तो एवरेज स्टॉक भी आपको पता है क्या होता है। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो मिलेगा। क्लियर? वापस हो रहा हूं, ये जो रेशियो मैंने बताया वो कौन से बेसिस पर था? रेवेन्यू स्टेटमेंट के बेसिस पर था। कौन से बेसिस पर था? ये जितने भी मैंने बताया वो सारे के सारे किसके ऊपर थे? रेवेन्यू के ऊपर थे, रेवेन्यू स्टेटमेंट के ऊपर थे। क्लियर? ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है? सबके पास है? अभी बैलेंस शीट रेशियो देखो। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट आइटम्स की ही बात करेंगे। जैसे रिवेन्यू करते समय हम लोगों ने रिवेन्यू स्टेटमेंट के आइटम्स लिए थे, वैसे बैलेंस शीट के टाइम पे सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स लेंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का नाम ही करंट है, इसलिए इसका नाम आएगा करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियो होता है क्विक रेशियो, जिसको 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 हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम इसलिए बता रहा ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोले तो ऐसा नहीं बोलना कि आशीष सर ने बताया नहीं, बताया है कि लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी बोलते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब ही क्विक रेशियो होता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब मैंने आपको बताया क्विक एसेट का मतलब क्या होता है। करंट एसेट में दो एसेट होते हैं, क्विक और नॉन क्विक। तो अगर क्वेश्चन में अभी निकालने तो बोलेगा नहीं, सीधी बात है। अगर क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट तो दिया नहीं होगा ना, तो बनाने बोलेगा, तो रेशियो करने का कैसे? तो इन दैट केस क्विक एसेट के अंदर करंट एसेट के टोटल में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर दो। प्रीपेड मतलब एडवांस, माइनस कर दो। और क्विक लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे करंट लायबिलिटी में से बैंक ओडी माइनस कर दो। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर अगर स्टॉक नहीं दिया तो, प्रीपेड भी नहीं दिया तो जो करंट एसेट है वही आपका क्विक एसेट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है तो इसका मतलब वही आपका करंट लायबिलिटी जो है वही क्विक लायबिलिटी भी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। आपको क्या करना है? डेप्ट ऊपर लिखना है, इक्विटी नीचे लिखना है। अब डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है लोन। डेप्ट का मतलब क्या होता है? लोन। तो डेप्ट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले डेप्ट का मतलब डेप्ट इज इक्वल टू डिबेंचर भी आएगा और बैंक लोन भी आता है। ठीक है। और अगर हम लोग इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब यहां पर क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा? इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे नाम क्या दिया है? इक्विटी दिया है ना, तो इक्विटी का मतलब होता है ओनर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ओनर। तो यहाँ पे ओन फंड के अंदर ये सारी चीजें आती है, तो इक्विटी के अंदर भी वही सारी चीजें आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस। तो ऐसा मत सोचना इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स आएगा। इक्विटी के अंदर इक्विटी का मतलब ही होता है नेटवर्थ। लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन के मारे मर जाओगे। ठीक है। इक्विटी का मतलब यहां पर क्या है? नेटवर्थ। तो नेटवर्थ के अंदर इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है और मिसलेनियस भी आता है। क्लियर? फोर्थ, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो सबसे पहले क्या करने का? स्टॉक लिखने का। तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। याद है? बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक आता है उसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अभी हमने देखा था कैसे निकालना है, इंटू 100, या नहीं किया तो भी चलेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इंटू 100 किया तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं किया तो टाइम्स में आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और ये पूरा एक डिटेल चैप्टर का फॉर्मेट हम लोग ने किया हुआ है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, फिर बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारे पार्ट आपकी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऑल। ठीक है। तो पहले ये चार चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। मुझे जितना तक लगता है अगर रेशियो एनालिसिस का सम देगा ना तो वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर ही पूरा सम घुमाएगा।
क्योंकि किसी भी रेशियो के सम में वर्किंग कैपिटल ही ब्रेक थ्रू होता है ज्यादातर केसेस में। यानी अगर मुझे रेशियो एनालिसिस का कोई सम दिया है तो उसमें क्या दिया रहेगा पता है, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, वर्किंग कैपिटल 90,000। एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, वर्किंग कैपिटल मेरा 90,000 है और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो दिया 2:1, 2:1, या ऐसा बोलेगा 5:2, 5:2। तो अभी मुझे सबसे पहले करना क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, ये सिंपल 5:2 बोला तो 5 लिखा, 2 लिखा, 5x 2x, x लगा देना क्योंकि रेशियो को तोड़ रहा है ना, तो 5x 2x। तो अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दिया 90,000, करंट एसेट कितना दिया 5x, करंट लायबिलिटी कितना दिया 2x, तो 5 - 2 कितना होगा 3x, 3 मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दो तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 30,000। x का वैल्यू कितना आया, तो बोलेगा करंट एसेट कैलकुलेट करो या करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो। तो करंट एसेट कैसे आएगा, 5x बोला है तो 5 × 30,000, तो करंट एसेट आपका कितना होगा 1,50,000। करंट लायबिलिटी बोला तो 2x, तो 2 × 30,000, तो आपका आंसर आ गया 60,000। ऐसे टाइप के सम आपको 2 मार्क के लिए देखने के लिए मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव है ना, एमसीक्यू है। तो ये इतना सा स्टेटमेंट दे दिया, बोलेगा फाइंड करंट एसेट, फाइंड करंट एसेट, निकाल दिया, x मिल गया। ये तो कैलकुलेटर का ही काम है, या तो देख के ही बता सकते हैं। 5 - 2 3 आया, जो करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल उसमें से 3 से डिवाइड है तो 30,000 मेरा आ गया x का वैल्यू। तो जो x का वैल्यू 30 है तो 30 × 5 1,50,000, करंट एसेट हो गया 1,50,000, टिक मार्क कर दो। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला तो सेम ऐसे करने का, सिंपल। कभी कभी क्वेश्चन में करंट एसेट का वैल्यू भी दिया रहेगा, करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया, जैसे करंट एसेट 1,50,000, करंट लायबिलिटी 90, फाइंड वर्किंग कैपिटल, माइनस कर दो तो वर्किंग कैपिटल आ गया। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है रेशियो एनालिसिस के अंदर। डिफिकल्टी समझा कैसे करना है। तो वर्किंग कैपिटल ये ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है, जब भी रेशियो एनालिसिस का रिवर्स का सम आता है, रिवर्स का सम मतलब जो आपके पार्ट सिलेबस में है उसमें वर्किंग कैपिटल पे ही बैलेंस शीट पूरा घुमाया रहता है। तो वर्किंग कैपिटल अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरीके से सम करने का। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैलेंस शीट के अंदर 4 आइटम, 4 पहले देखा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो और स्टॉक वर्किंग कैपिटल। उसके अलावा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब ओनर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब ओनर रेशियो, ओनर का पैसा, ओनर मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब मैंने बताया प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर का पैसा कहां कहां लगता है, तो ओनर का पैसा शेयर कैपिटल में लगता है, रिजर्व एंड सरप्लस में लगता है और मिसलेनियस। तो ये सबको ऐड करेगा तो क्या मिलेगा, प्रोप्राइटर फंड मिलेगा। अब टोटल एसेट बोला है तो टोटल एसेट के अंदर क्या आएगा, तो टोटल एसेट के अंदर क्या आएगा, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। मैंने करंट लायबिलिटी बोला ही नहीं, करंट लायबिलिटी वहां पर आने वाला नहीं है। यहां पर 3 आइटम्स, टोटल एसेट के अंदर फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। करंट में क्विक और नॉन क्विक दोनों आ गया, क्लियर। प्रोप्राइटरी रेशियो पहला बोला प्रोप्राइटर फंड, तो प्रोप्राइटर मतलब ओनर, ओनर मतलब ओन फंड, ओन फंड मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब ओनर, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों। रिजर्व एंड सरप्लस, सारे रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और किसी भी तरीके का फंड रहेगा तो वो। मिसलेनियस बताया मैंने, फिक्टिशियस, वो सब एडजस्ट करके आपको क्या मिलेगा, प्रोप्राइटरी रेशियो मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिफ्थ वाला, सिक्स्थ कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा, याद रखना ये सारे फॉर्मूलास हम लोग डिस्कस करें। जब सम करोगे 2-2 मार्क के एमसीक्यू करोगे तो उसमें जब फॉर्मूला लिख के वापस समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। तो कैपिटल गियरिंग निकालने पर तो कैपिटल गियरिंग का फॉर्मूला लिखेंगे और एमसीक्यू के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग पुट कर सकते हैं ना। तो वो टाइम पे हमारे लिए रेशियो समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उधर फॉर्मूलाज के साथ साथ डेटास भी अवेलेबल रहेगा। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना वो समझ में आएगा, आपको फॉर्मूलाज कहीं नहीं पूछेगा।
रेशियो में कभी भी ये नहीं बोलेगा कैपिटल गियरिंग रेशियो द फॉर्मूला इज डैश, वैसा कभी नहीं पूछेगा, आपको कैलकुलेशन पूछेगा। फॉर्मूला किसका पूछेगा? जो इजी फॉर्मूला है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है क्योंकि इसी के अंदर आपका आंसर है। तो ऐसे फॉर्मूलाज आपको 2 मार्क के लिए पूछेंगे, लेकिन अगर बाकी के इसमें कैलकुलेशंस पूछेगा, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर क्या आएगा? कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग मतलब मेरा कैपिटल कब बूस्ट होगा? तो यहां पर जिनको इन पूरी बैलेंस शीट में डिबेंचर ऐसा आइटम है, या हम लोग ऐसे बोलते हैं कोई भी बोरोड फंड जिसको हमेशा इंटरेस्ट देना ही है, कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को लॉस हो, कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो फिक्स रेट का इंटरेस्ट किसको है? डिबेंचर को। फिक्स्ड रेट का डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। सिंपल, अरे समझा? कैपिटल गियरिंग मतलब जिसको हमेशा देना ही है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। हम लोग इसको ऐसा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जिसको फिक्स्ड रिटर्न देना है वो डिबेंचर होता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट देना है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम बोलते हैं हम आपको डिविडेंड देंगे, लेकिन कौन से रेट से देंगे? फिक्स्ड रेट से देंगे। तो ऊपर क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, ऊपर क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। तो बचा कौन नीचे? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझा? कैपिटल गियरिंग का मतलब होता है हमारे पास 2 तरीके के ओनर होते हैं, हमारे पास 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, एक होती है फिक्स्ड लायबिलिटी, एक होती है फ्लक्चुएटिंग लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी मतलब क्या? बिजनेस में प्रॉफिट हो, बिजनेस में लॉस हो, उनको तो डिविडेंड देना ही है, उनको तो हमारे को इंटरेस्ट देना ही है। तो डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट हमको फिक्स्ड रेट पे देना है। फ्लक्चुएटिंग वाले को क्या है? डिविडेंड नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। तो जो टाइम पास वाले, जो टेम्पररी ओनर होते हैं, जैसे प्रेफरेंस, जो टेम्पररी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, यानी जो हमारे क्रेडिटर होते हैं, वो ऊपर लिखने का, और जो परमानेंट होते हैं उसको नीचे लिखने का। तो परमानेंट में कौन आएगा? इक्विटी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मिसलेनियस। सिंपल। वापस बोल रहा हूं, फिक्स्ड डिबेंचर को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही है और प्रेफरेंस को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना ही है। तो जिसको फिक्स्ड रेट डिसाइड करके दिया है वो ऊपर आ जाएगा, और जिसको फ्लक्चुएटिंग रखा है उसको नीचे आ जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। सिंपल। डिफिकल्टी नेक्स्ट, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो के अंदर सबसे पहला रेशियो आपका आएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अगर आपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाला तो आपको नेक्स्ट वाला रेशियो निकालने के लिए भी इजी रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी। एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसको हम लोग डेटर्स वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोले तो टेंशन लेने का नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है वो बताता हूं। डेटर्स टर्नओवर मतलब डेटर कब बनता है? जब हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? सेल। तो और वो सेल कौन सा होना चाहिए? कैश सेल्स की क्रेडिट सेल? तो वो सेल होना चाहिए क्रेडिट सेल, क्योंकि जब हम लोग माल क्रेडिट पर बेचते हैं तब वो कस्टमर क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। अकाउंटेंसी में डेटर कब बनता है? जब हम लोग माल क्रेडिट पर बेचते हैं तब। तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। एवरेज डेटर और बिल रिसीवेबल क्यों? मैंने माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, बी इज अ कस्टमर, उसने कैश में डील किया, तो एक कस्टमर हुआ कि डेटर हुआ? वो कस्टमर हो गया। ए ने बी को माल बेचा, क्रेडिट पर बेचा, तो ये बन गया बेटा डेटर। ठीक है, ए ने बी को माल बेचा तो वो कस्टमर, वो क्या बन गया? डेटर बन गया। लेकिन बी ने बोला मैं बिल पे साइन करने के लिए रेडी हूं, तो वो बन जाएगा बिल रिसीवेबल। क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल। तो यानी डेटर और बिल रिसीवेबल ये दोनों ही एक तरीके क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं जो क्रेडिट सेल में डील करते हैं, तो इसलिए एवरेज बोलते हैं। अच्छा, एवरेज मतलब क्या? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। एवरेज बिल रिसीवेबल मतलब क्या? ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा मत सोचना कि डेटर का अमाउंट और बिल रिसीवेबल का अमाउंट ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, नहीं। एवरेज बिल रिसीवेबल और एवरेज डेटर। अच्छा, ओपनिंग डेटर नहीं दिया है, ओपनिंग ये बिल रिसीवेबल भी नहीं दिया है, तो दोनों अमाउंट को ऐड कर दो बस।
मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो एवरेज, यहाँ पे सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग दो दिया रहेगा तो ही एवरेज निकालने का। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। अरे समझा? एवरेज कब निकालने का? एवरेज कब निकालना? जब क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हो तब, अदरवाइज नहीं। अब यही चीजों को एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी डेटर वेलोसिटी बोलते हैं। डेटर वेलोसिटी का मतलब होता है कितने महीने में मुझे मेरा पैसा रिटर्न आएगा, कितने महीने में मुझे मेरा पैसा रिटर्न आएगा। तो उसमें फॉर्मूला देगा पीरियड अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ लो 12 और मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो है 3, यानी मैं साल में 4 बार पैसा कलेक्ट कर सकता हूं। वेलोसिटी मतलब 4 बार मुझे कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा। मानो मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो है 2, यानी साल में 6 बार मुझे कलेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा लोगों को। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सेकेंड आ जाओ, डेटर का उल्टा करो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब पूरा फॉर्मूला पलट दो। क्रेडिट सेल बोला है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज। डेटर और बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। फंडा रिमेन्स द सेम। एवरेज बोला है तो एवरेज में भी ओपनिंग और क्लोजिंग देना चाहिए, अगर दिया है तो लिखने का, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, यहां पे आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। कौन सा पीरियड? पेमेंट। पेमेंट मतलब कितना पैसा देना है हमको, क्रेडिटर को पैसा देना होता है, कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट पीरियड, जिसको हम क्रेडिटर वेलोसिटी बोलते हैं। क्रेडिटर वेलोसिटी फॉर्मूला रिमेन सेम, पीरियड ऊपर चला जाएगा और डेटर की जगह पर सीटीआर आ जाएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सिंपल। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो रेशियोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब हम लोग कंबाइंड रेशियो की बात करते हैं। कंबाइंड रेशियो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्रेडिट सेल आपका रिवेन्यू स्टेटमेंट का आइटम है और डेटर और बिल रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट का आइटम है। सिंपल। ये दोनों को कंबाइन करके कंबाइंड रेशियो बन गया। सेम क्रेडिटर टर्नओवर में क्रेडिट परचेस यानी रिवेन्यू में आएगा और क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल आपका बैलेंस शीट में आता है, इसलिए दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन करके हम लोग रेशियो बनाते हैं। क्लियर? डिफिकल्टी? थर्ड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देख बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3-4 रिटर्न याद रखो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ये 3 तरीके के रिटर्न याद रखो। अब जान दो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब यहां तक टोटल आ रहा है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ओनर का भी पैसा है और बोरोवर का भी पैसा है, दोनों पैसा आता है ना। ओनर को क्या देना है? डिविडेंड है ना। ओनर को क्या देना है? डिविडेंड। और बोरोवर को क्या देना है? इंटरेस्ट। ओनर को क्या देना है? डिविडेंड। तो ये दोनों डिविडेंड के लिए आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस को हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे और ये जो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का वो किसके लिए चला जाएगा? इक्विटी के डिविडेंड के लिए चला जाएगा। तो ये दोनों। और बोरोवर को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो यानी रिटर्न क्या मिला? एनपीबीआईटी। एनपीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। समझा? यहां पे क्या बोला है? प्रोप्राइटर फंड। हु इज प्रोप्राइटर? ये पैसा। प्रोप्राइटर के अंदर इक्विटी भी आ रहा है, प्रेफरेंस भी आ रहा है। प्रोप्राइटर के अंदर इक्विटी भी आ रहा है और प्रेफरेंस। तो इक्विटी यहां पे दिख रहा है आपको, प्रेफरेंस आपको यहां पर दिख रहा है, तो बचा क्या? एनपीएटी अपॉन प्रोप्राइटर फंड। अब बोलना नहीं कि सब प्रोप्राइटर फंड में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस। और लास्ट रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल बोला तो इक्विटी नीचे आ जाएगा। अच्छा, सिर्फ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस। इक्विटी का मतलब ये होता है। सिंपल। अब इक्विटी का पैसा इधर किधर दिखता है? यहां पर ही दिख रहा है, क्योंकि ये तो प्रेफरेंस का हिस्सा है ना। ये किसका हिस्सा है? प्रेफरेंस। ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, तो ऊपर आएगा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सिंपल। याद क्या रखने का?
कैपिटल एम्प्लॉयड बोला तो सम अपना यहां से, तो इसका एनपीएबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर अपने को प्रोप्राइटर फंड बोला तो एनपीएटी डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड। और अगर आपको बोला इक्विटी शेयर कैपिटल तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, एनपीएटी दिया रहेगा और प्रेफरेंस दिया रहेगा। क्वेश्चन में अपने को एनपीएटी और प्रेफरेंस दिया तो माइनस कर दो, माइनस करने के बाद प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। सिंपल, यानी ये जो ऐसा प्रॉफिट है जो किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। क्लियर, डिफिकल्टी। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, ये तो आपने पहले भी देखा हुआ है, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, तो हमको ये जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाता है, अर्निंग पर शेयर। क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। सिंपल। और लास्ट रेशियो, डेप्ट सर्विस रेशियो। कौन सा, डेप्ट सर्विस रेशियो। ये ऐसे फॉर्मूला से जो आपको आने के चांसेस है। डेप्ट सर्विस रेशियो, डेप्ट सर्विस, डेप्ट को हम कौन सी सर्विस देते हैं पता है, डेप्ट मतलब लोन, जो लोन जिससे लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम बदले में क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की बारी कहां से आती है, एनपीबीआईटी से, तो आंसर आएगा एनपीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। सिंपल, एनपीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। डेप्ट सर्विस रेशियो, डेप्ट सर्विस रेशियो, डेप्ट सर्विस, डेप्ट को सर्विस कहां से मिलेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि उसी के बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, उसी का क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, तो उसको माइनस कर दोगे तो एनपीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल, पक्का, श्योर। इतने डिफिकल्टी ये आपको कंबाइंड रेशियो के लाएगा। जब हम लोग रेशियोज के सम करेंगे तो अपने को डिफिकल्टी उसमें नहीं आएगी। ठीक है।